हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 129 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एक और वीडियो आएगा 16 महाजनपद पे, इसके बाद आपका 16 महाजनपद समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 11 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक संघ था? कौन सा महाजनपद था जो गणतंत्रात्मक था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वज्जी, ऑप्शन बी है आपका कौशल, ऑप्शन सी है मगध, डी है अंग। तो आप आंसर जान चुके होंगे। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा, वज्जी है। तो कौन सा जो महाजनपद है जो गणतंत्रात्मक संघ था, तो वो था वज्जी। ऑप्शन आप ए सही कर लेंगे, वज्जी को आंसर करेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। 16 महाजनपदों में वज्जी संघ 8 जनों का संघ था। जो वज्जी था महाजनपद, वो 8 जनों का क्या था? संघ था, जिसमें विदेह, याग्रित, लिच्छवी, स्वयं वज्जी शामिल थे। इसकी राजधानी वैशाली थी, आधुनिक बसाड़ थी। वैशाली गंडक नदी के किनारे स्थित था। संभवतः 4 अन्य जो राज्य थे वो थे उग, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव थे। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन थी? वज्जी संघ की राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 12 का ए सही कर ले, हमने ऊपर व्याख्या को देखा था। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? कौन सा महाजनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, ये बताना है। कंबोज, वत्स, अवंती, अस्मक। तो आंसर जाएगा आपका डी के साथ। अस्मक जो था वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। जो अस्मक था वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, और जो आपका वज्जी था वो गंडक नदी के तट पर स्थित था। तो इसको याद रखिएगा, वज्जी क्या है? गंडक नदी पे, और जो ये आपका अस्मक है, अस्मक आपका गोदावरी नदी पर स्थित था, ये याद रखिएगा। और दक्षिण भारत का ये सबसे मतलब दक्षिण में स्थित महाजनपदों में किसका नाम आता है? तो अस्मक का ही नाम आता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। जो अस्मक महाजनपद है किस नदी पर स्थित था? तो गोदावरी नदी पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, जबकि कंबोज उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल का राजौरी तथा हजारा जिला प्राचीन कंबोज था। इसकी राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक थी। वत्स आधुनिक प्रयागराज एवं बादा क्षेत्र का था। जो वत्स की बात किया जाए, आपका जो ऑप्शन में है वत्स, वो क्या है? आपका प्रयागराज और वादा का जो क्षेत्र है उसी को प्राचीन काल में वत्स नाम दिया गया था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती पश्चिम भारत में स्थित आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश का कुछ भाग था। जो अवंती था वो क्या है? मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भाग को मिलाकर अवंती बना था। इसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती। बाहुबली जब मूवी देखे होंगे तो वहाँ महिष्मती का नाम आता है, तो ये इसी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, नवोदय पीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? जो महिष्मती शहर है वो किस महाजनपद में स्थित था, ये बताना है। हमने अभी ऊपर व्याख्या देखा था, वत्स, मत्स्य, अवंती, अस्माक या अस्मक। तो आंसर आपका अवंती जाएगा दोस्तों। अवंती, जो अवंती है उसकी राजधानी थी महिष्मती। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 14 का सी। थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। महिष्मती शहर दक्षिण अवंती की राजधानी थी। महिष्मती जो शहर था वो दक्षिण अवंती की क्या थी? राजधानी थी। वही उत्तरी अवंती की राजधानी
उज्जैन थी। तो राजधानियाँ दो थी, उज्जैन और अवंती। दोनों क्या है आपके जो अवंती की राजधानियाँ थी। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी महिष्मती थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। और वहीं पे उत्तरी जो है अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है जो आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखना है। अवंती आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलाकर बना है। अवंती का शासक चंड प्रघोत महासेन था। चंड प्रघोत की पीलिया नामक बीमारी का बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने उपचार किया था। बौद्ध पुरोहित महाकच्यायन के प्रभाव से चंड प्रघोत बौद्ध बन गया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा। प्रघोत भी लिखा रहता है, कहीं कहीं चंड प्रघोत भी लिखा रहता है, दोनों एक ही हैं। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? अच्छा क्वेश्चन है। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? काशी का, कौशल का, अंग का, वत्स का? तो आंसर जाएगा बी के साथ, कौशल का था। प्रसेनजीत जो कहाँ का राजा था? कौशल। आंसर कर लेंगे दोस्तों, कौशल का था और जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए, वर्तमान अवध का क्षेत्र जिसको अयोध्या कहा जाता है, तो वर्तमान जो अवध का क्षेत्र है प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पंचाल से पूर्व में गंडक नदी तक क्या है फैला था आपका अवध का क्षेत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। जो कौशल थी उसकी राजधानी कौन थी? श्रावस्ती थी। तो बुद्ध के समय कौशल राजा जो था वो प्रसेनजीत था। जो अवध है, अवध को इस समय का कौशल मतलब उस समय का कौशल जो था अवध से इस समय वर्तमान अवध के क्षेत्र से उसका तात्पर्य लगा सकते हैं, वही क्षेत्र था जो अवध को क्षेत्र को ही उस समय कौशल कहा जाता था। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और बुद्ध के समय कौशल का जो राजा था वो प्रसेनजीत था, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? कौन निम्नलिखित में कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था, ये बताना है। ऑप्शन ए है बंधुल, ऑप्शन बी है मृगधर रहना चाहिए, यहाँ पे र रहना चाहिए, मृगधर रहेगा। और सी है श्री वृद्ध, डी है आपका दीर्घचारायन। तो दीर्घचारायन, तो इसमें से आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ये बताना है आपको कि इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा ए के साथ बंधुल। जो बंधुल हैं ये क्या है प्रसेनजीत के मंत्री नहीं हैं, बाकी के सब हैं। मृगधर भी है, यहाँ पे र रहना चाहिए, मृगधर हैं। श्री वृद्ध भी हैं, दीर्घचारायन जो है वो भी मंत्री हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा क्योंकि ये मंत्री नहीं थे। व्याख्या देख लीजिए, बंधुल कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था। मृगधर श्री वृद्ध एवं दीर्घचारायन उसके मंत्री थे। दीर्घचारायन के षड्यंत्र के द्वारा प्रसेनजीत के पुत्र विड्डूबन को राजा बनाया गया। प्रसेनजीत सहायता के लिए अजातशत्रु के पास गया, किंतु राजगिरी के नगर द्वार के बाहर ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हालांकि शीघ्र ही विड्डूब की मृत्यु के कारण अजातशत्रु का कौशल पर अधिकार हो गया। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो इसका आंसर बताना है आपको कि ग्रीक लेखक मेथोरा का किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं। मेथोरा को महाजनपद की राजधानी से संबंध किया जाता है। किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? वज्जी से, मत से, चेती से या सुरनोई से या सुरसेन होना चाहिए यहाँ पे। तो सुरनोई से। तो कहाँ से संबंध किया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए सही, इसका डी सही हो जाएगा। सुरसेनोई से संबंध किया जाता है। ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सुरसेनोई से संबंध करते हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। ग्रीक लेखक
मेथोरा अर्थात मथुरा को सूरसेन अथवा सूरसोनोई महाजनपद पद की राजधानी से संबंध करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये था कि ग्रीक लेखक मेथोरा जो है, मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? तो वो था मथुरा। उनको मथुरा को ही हम क्या कहते हैं, मेथोरा से उन्होंने संबंधित किया था। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल में स्थित है। सूरसेन जो मथुरा की राजधानी सूरसेन थी उसको सूरसेनोई भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अवंती का पड़ोसी महाजनपद कौन था? अवंती का पड़ोसी महाजनपद कौन था? कंबोज था, मगध था, वत्स, अंग। तो कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, वत्स था। कौन था? वत्स था। तो अवंती पड़ोसी राज्य जो पड़ोसी राज्य अवंती का पड़ोसी महाजनपद कौन था? तो वो वत्स था। हमने जब आपको ऊपर बताया था कि उसमें जो है पश्चिम से पूरब तक किसका कौन सा राज्य है, तो उसमें हमने आपको बताया भी था। ये देखिए आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अवंती का पड़ोसी महाजनपद वत्स था। वत्स के शासक उदयन का साम्राज्य गंगा यमुना के दक्षिण पश्चिम में अवंती की सीसा तक क्या है, विस्तृत था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो कौशाम्बी वत्स को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता है। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का क्या है, नगर कहा जाता है। वत्स में श्रेणी घोषित द्वारा निर्मित घोषित राम बिहार के अवशेष उत्खनन में मिले हैं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, और कौशाम्बी को क्या बोला जाता था? लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी, जो अवंती है उसकी उत्तरी राजधानी या उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी राजधानी जो थी महिष्मती थी, जिसको महेश्वर भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। आम्रपाली पुत्री थी। क्वेश्चन 19 है, आम्रपाली पुत्री थी, किसकी पुत्री थी ये बताना है। वैशाली की एक मुखिया की, वैशाली के महावैद्य की, वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, वैशाली के और एक जो वैशाली के एक कवि की, वैशाली के एक कवि, सभी वैशाली दिया है दोस्तों। तो वैसे तो वैशाली की हो गई, आम्रपाली सभी क्योंकि वैशाली दिया है, तो किसकी थी? तो आम्रपाली पुत्री थी वैशाली के एक मुखिया की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैशाली के एक मुखिया की थी। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। आम्रपाली आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज नित्यांगना थी। मतलब ये नित्यांगना थी, राज्य नित्यांगना थी। कौन? आम्रपाली। और इसके जो पिता थे वो मुखिया थे। कहाँ के? तो वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी आम्रपाली। और आम्रपाली क्या थी? एक राज्य नित्यांगना थी। और इसको कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वहाँ पे इससे मिलने गए थे। कौन? बौद्ध भगवान मिलने गए थे इससे मिलने। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? पाटलिपुत्र से, पेशावर से, अलकापुरी से, कौशाम्बी से। तो 20 का जो आंसर है दोस्तों ये सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र से। निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो कुसुमपुर से किसकी पहचान की जाती है? पाटलिपुत्री की जाती है, पुत्र की जाती है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के भी नाम से जाना जाता है। उदयन ने अपने शासनकाल के दौरान गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया है यूपी जीआईसी में। श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? अनोमा, अचिरावती, रोहिणी, हिरणवती। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अचिरावती। श्रावस्ती जो है अचिरावती किनारे स्थित है, अचिरावती याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए।
श्रावस्ती अचिरावती, जिसे इस समय राप्ती कहा जाता है, नदी के किनारे स्थित है। कोसल उत्तर पूर्व भारत का प्रमुख राज्य था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। और श्रावस्ती जो स्थित थी वो आपके राप्ती नदी पर स्थित है, जो आपकी वर्तमान राप्ती नदी के नाम से जानते हैं। उस समय हम अचिरावती नदी कहते हैं। तो राप्ती नदी के किनारे श्रावस्ती स्थित था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल राज्य की जो 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत अयोध्या तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती, याद रखिएगा। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों कि श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल नामक कुख्यात जो डाकू था उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया गया था गौतम बुद्ध द्वारा। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का पहला शिकार था। मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था ये बताना है। तो काशी, अंग, कौशल, वज्जी। तो 22 का आंसर जाएगा बी के साथ, अंग था। मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन था? अंग। आपको आंसर याद रखना है। अंग की राजधानी चंपा थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। मगध सम्राट का पहला शिकार अंग राज्य था। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक तथा महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे विजित कर लिया और उसे अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया था। और अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अंग को मगध में शामिल किया था? किसने किया था मगध को? अंग को मगध में किसने शामिल किया था? तो बी आंसर हो जाएगा, बिंबिसार ने। हमने ऊपर व्याख्या देखा था किसने शामिल किया था, तो बिंबिसार ने शामिल किया था मगध को, अंग को मगध में। आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिंबिसार ने किस स्थान पर नई राजधानी का निर्माण कराया था? बिंबिसार ने किस स्थान पर नई राजधानी का निर्माण कराया था? गिरिब्रज, राजगृह, चंपा, श्रावस्ती। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी सही हो जाएगा दोस्तों, राजगृह में। तो बिंबिसार ने किस स्थान पर नई राजधानी का निर्माण कराया था? तो वो है राजगृह। कौन है? राजगृह। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। उसने गृह राज्य को जो है उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। वास्तविक संस्थापक है तो इसका कार्यकाल भी जान लीजिए। 544 से 492 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो है घटते जाता है और ईस्वी बढ़ते जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक तथा कूटनीति से किया था। बिंबिसार ने अपने पुत्रों को चंपा का उपराज्य बनाया था। इसने बेलूवन बिहार बौद्ध संघ को क्या कर दिया था? दान में दे दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अपरो परशुराम किसे माना गया है? अपरो परशुराम किसे माना गया है? महानंदी को, महापद्म नंद को, धनानंद को, उदयन को। तो 25 का आंसर जाएगा बी के साथ आपका, महापद्म नंद को। तो अपरो परशुराम किसे माना गया है? तो महापद्म नंद को माना गया है। 25 का बी आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक या अपरो परशुराम कहा गया है। आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है।
पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी या बनाई गई थी? तो इसका आंसर सभी को मालूम है, लगभग में सभी लोग इसका आंसर दे देंगे। तो इसका उदयन या उदयभद्र ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? तो वो उदयभद्र आप आंसर कर लेंगे, बी उदयभद्र हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। हर्यक वंशी शासक उदयभद्र या उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयभद्र या उदयन ने किया था, याद रखिएगा। चूंकि पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था, इसीलिए उदयन ने इसे मगध राज्य की राजधानी बनाया था, ये भी याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है और ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का निम्न में से कौन सा संस्थापक था? पाटलिपुत्र का निम्न में से कौन सा संस्थापक था? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयभद्र था, शिशुनाग था। तो आंसर क्या जाएगा? उदयभद्र। उदयन दे दे या उदयभद्र, तो ऑप्शन आप सी सही कर लेंगे, उदयभद्र था। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म नंद। तो आंसर क्या जाएगा? 28 का जाएगा बी के साथ। 28 बी नहीं, ए हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार। 28 का ये करेंगे। श्रेणिक जो है बिंबिसार को कहा जाता है, अजातशत्रु मत कर लीजिएगा, ठीक है। श्रेणिक जो है बिंबिसार को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। हर्यक वंशी शासक बिंबिसार को श्रेणिक उपनाम से भी जाना जाता है। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया तथा अंगों को मगध में शामिल कर लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक क्या किया था? शासन किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणिक की उपाधि थी। श्रेणिक निम्नलिखित में किसके पास श्रेणिक की उपाधि थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। हमें अभी आंसर दिए थे, बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के बाद एक और वीडियो आएगा महाजनपद पे, इसके बाद आपका महाजनपद भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग पूरा हिस्ट्री को कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, अभी टाइम है, लेकिन डेली पढ़ते रहिए। 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और उसके जो व्याख्या है वो भी, मतलब ये वीडियो आप देखते रहिए, लेकिन अपना किताब कापी से जो भी है आप जो नोट्स बनाए हैं उसको पढ़िए। आप अपने से जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हाँ, यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो देख लीजिए, जिसका पसंद आता है उसको देखिए, उसको फॉलो करिए, लेकिन 1-2 चैनल को फॉलो करिए, अच्छा रहेगा, आपके फायदे में रहेगा। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत है नहीं, जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर लीजिए। 4-5-10 चैनल जो भी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा मत कर लीजिए कि हर किसी का ही ट्राई करते। पहले देख लीजिए कौन अच्छा पढ़ा रहा है, फिर उसी को फॉलो करते रहिए, उसी पर अपना भरोसा जताइए। और अधिकांश हम तो कहेंगे किताबें पढ़ते रहिए, सबसे बड़ी बात है कि किताबें पढ़ते रहिए। ये यूट्यूब से कुछ होने वाला है नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, इससे नहीं कि हम कह दें कि हमारे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मानकर चलिए। तो प्रैक्टिस सेट करते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, तो आपका मतलब आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन बस सोचिए कि यूट्यूब देखते रहें और सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यूट्यूब से आप एक गाइडलाइन मिल सकता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है, ये तरीका है कि कैसे मालूम करें। तो ये सब जरिया है, तो मतलब सारा वहाँ से लेते रहिए। लेकिन जैसे हम 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2 घंटा हम यूट्यूब पे देंगे, 6 घंटा बाकी का अपना से पढ़ेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा टाइम यूट्यूब पे नहीं देना है। तो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है, कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है। कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है किससे? कोसल से, काशी से, मगध से, चेदी से। तो 30 का जो आंसर जाएगा दोस्तों उस सी के साथ जाएगा, मगध से। कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है, बताया गया है किसके समान है लगभग में, तो मगध से किया गया है समीकृत। व्याख्या देख लीजिए। कीकट क्षेत्र का उल्लेख वेदों में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि यह मगध राज्य का आदि क्षेत्र है। कीकट एक जनजाति थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीकट एक जनजाति थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। यह मगध क्षेत्र में निवास करते थे। तो
तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन जिनके व्याख्या थे। व्याख्या और क्वेश्चन देखते हैं तो हम 20 करा रहे हैं तो समझ लीजिए 50 है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। ये ईमानदारी के साथ कहते हैं कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें आपको बहुत चीज़ें दिया जाता है। तो दोस्तों अगर चैनल आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर फॉलो करें, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो, अगर 100% में मान लीजिए कंटेंट आप दे रहे हैं हम, अगर 100% में आपको 80%, 20%, 30% कुछ फॉलो हो रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ये चैनल आप ही का है तो आप इसको सजेशन दीजिए कैसा कंटेंट लाएं थोड़ा, तो आप लोग अच्छा करेंगे, हम भी अच्छा करना चाहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।